या वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं 2018 में रिलीज हुई एक सिंगापोरियन जापानीज कोरियन बेस्ड मूवी। और जिस रफ्तार से हम एक के बाद एक करके इतनी सारी कुकिंग बेस्ड फील गुड मूवीज लेकर आ रहे हैं, उससे लगता है कि चैनल का नाम बदलकर मिस्टर हिंदी फूड रॉकर्स रखना पड़ेगा। खैर, आज की मूवी का हम कोई इंट्रो नहीं देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखकर पूरा मजा लीजिए। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो ओरिजिनल रेमन नूडल्स बना रहा है। रेमन नूडल्स एक जापानीज नूडल्स डिश का नाम है। एक पूरी मुर्गी की खाल उतार कर उसको पानी में डाला जाता है, फिर उसमें तरह तरह के स्पाइसेस पड़ते हैं। फिर इस डिश का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी नूडल्स को कुक करके पोर्क, उबलांडा, फिर कुछ सब्जियां काट कर डाली जाती हैं और एक बढ़िया सा टेस्टी सा नूडल्स सूप तैयार किया जाता है। और ये सारी चीजें कर रहा है छोटे से रेस्टोरेंट का ओनर। रेस्टोरेंट के बाहर ये देखिए लोगों की भीड़ जमा है और सभी रेस्टोरेंट के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ वीकेंड्स पर ही नहीं बल्कि हफ्ते का कोई भी दिन क्यों ना हो, इस नूडल्स शॉप के आगे भीड़ की कोई कमी नहीं होती। सब यहाँ के फूड को बहुत इंजॉय करके खाते हैं। और ये व्हाइट शेफ कोट में जो आदमी है वो है इस रेस्टोरेंट का ओनर। और ये देखिए ये है उसका बेटा मसेटो और अपनी मूवी का हीरो भी, और ये ओनर का छोटा भाई। लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ मसेटो के पापा के हाथ का बना वो रेमन नूडल्स खाने आते हैं, क्योंकि वो इस डिश को इतना स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाते हैं ना, क्या कहें। उनका डिश खाकर लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो खुद कोई उदासी अपने मन में छुपाए हुए हैं। इसकी वजह है उनकी पत्नी की मृत्यु, जिसके बाद से वो खोए खोए रहते हैं, किसी से बात नहीं करते और तो और अपने बेटे मसेटो का भी ख्याल नहीं रखते। काम खत्म करके वो एक बार में बैठकर शराब पीने लग जाते हैं। असल में आज उनकी वाइफ की बर्थडे है और उसी को याद करके वो इतना पी रहे हैं। यहाँ मसेटो तो अपने पापा के रवैये से बहुत ही परेशान है और दुखी भी, क्योंकि वो उससे पूछते तक नहीं, बेटा तुमने ठीक से खाया, कहाँ जाते हो, क्या काम करते हो, कैसा चल रहा है, कुछ नहीं पूछते। बस एक आध बार मसेटो से किचन में काम करते हुए कोई चीज मंगाने की बात हो तो ही कर लेते हैं बात। इसके अलावा मसेटो से और कोई बात नहीं करते। हालांकि दोनों एक ही घर में रहते हैं, बाप बेटा हैं, लेकिन फिर भी बातें नहीं होती। ये सब अपने चाचा से कहकर मसेटो अपना जी हल्का कर लेता है। चाचा भी कहते हैं कि वो तुम्हारी माँ से इतना प्यार करते थे कि उनके बिना भैया को ये जिंदगी सूनी लगती है। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, मैं भैया को समझाऊंगा। इस तरह वो मसेटो को दिलासा देते हैं। चाचा भी उसी बार में जाकर अपने भाई को समझाते हैं कि तुम्हें चाहे जितना भी दुख हो, लेकिन अपने बेटे के बारे में तो जरा सोचो। तुम इस तरह उसको अनदेखा करते रहोगे तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। तुमने कभी सोचा भी है इस बारे में? पर वो तो अपना दुखड़ा रोते हैं, तो चाचा भी क्या कर पाता। चाचा भी बड़े भाई को दिलासा देता है और उसको घर ले जाता है। यहाँ से मसेटो को दिखाते हैं जो काम के बाद घर लौटता है। उसके पापा वही सेम नशे में पड़े होते हैं। अब बाप को भले बेटे की फिक्र ना हो, लेकिन है तो वो मसेटो के पापा ही। मसेटो उनसे बहुत प्यार करता है। वो उन पर चादर ओढ़ता है और फिर एक चाइनीज सूप बनाने में लग जाता है। वो कुछ खास इंग्रेडिएंट्स खरीद लाता है और उसमें मांस वगैरह डालकर कुकिंग करने लगता है। एक्चुअली उसको एक कुकिंग वेबसाइट का ब्लॉग पढ़ने में खासी दिलचस्पी होती है। वो रोज इस ब्लॉग को पढ़ता है जिसे एक औरत लिखती है। वो सिंगापुरियन और चाइनीज डिशेस के बारे में लिखती है। मसेटो उस ब्लॉगर का बहुत बड़ा फैन है और उसके हर ब्लॉग पर मसेटो कमेंट्स भी करता है, उसके साथ चैट भी करता है और तो और कुकिंग से रिलेटेड डाउट्स भी पूछता है। ऑनलाइन ही सही, दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। पर आज तक दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं, क्योंकि वो ब्लॉगर सिंगापुर में रहती है। अगली सुबह पापा जल्दी उठकर खाना बनाते हैं। मसेटो भी जाग जाता है और फिर बाप बेटा साथ बैठकर खाते हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलते एक दूसरे से। पापा तो अपने ख्यालों में खोए हुए रेस्टोरेंट की ओर चलने लगते हैं। नाश्ता करके कुछ देर के बाद मसेटो भी रेस्टोरेंट की ओर जाता है और चाचा भी उसी के साथ चले जाते हैं। पर वहां पर अरे पापा बेहोश पड़े हुए हैं। दोनों घबराकर फिर उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक ओह, पापा की मृत्यु हो चुकी थी। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मसेटो के कुछ समझ में नहीं आता। माँ तो पहले चल बसी बेचारे की और अब पिता भी नहीं रहे। मसेटो एकदम से टूट जाता है। वो अपने पापा के कमरे में जाता है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। वहाँ कुछ चीजें होती हैं जिनमें एक सूटकेस भी होता है। उसमें पापा ने मसेटो की माँ की कुछ चीजें संभाल कर रखी होती है। उसमें कुछ एल्बम्स होते हैं जिसमें मसेटो के बचपन की कुछ फोटोज होती है। जब मसेटो चलने लगा तो उसके पहले कदमों के निशान भी माँ ने संभाल कर रखे हुए थे। ये सब देखकर मसेटो बहुत इमोशनल हो जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि मसेटो की माँ भी एक बहुत ही ब्रिलियंट शेफ थी, बहुत अच्छी। सिंगापुर में माँ का परिवार एक रेस्टोरेंट चलाया करता था। तब मसेटो के पापा काम के सिलसिले में एक बार सिंगापुर गए और वहाँ उनकी मुलाकात मसेटो की माँ से हो गई और दोनों प्यार करने लग गए। और क्योंकि माँ के परिवार वाले इनके रिश्ते के काफी खिलाफ थे, तो पापा और माँ ने शादी कर ली और दोनों जापान आ गए, जो कि पापा का देश है। उनकी चीजों के बीच माँ का एक खत और उनकी एक डायरी भी मसेटो को मिलती है। वो चाचा से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पापा का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे तो अब पता चला कि वो माँ को कितना मिस कर रहे थे, कितना दुखी थे वो, पर मैंने उनका दुख नहीं समझा और उनकी शिकायत करता रहा। चाचा भी कहते हैं कि खुद को दोष मत दो बेटा,
दरअसल तुम्हारी माँ के जाने के बाद से ही तुम्हारे पापा डिप्रेस्ड रहने लग गए थे। वैसे जब दोनों शादी के बाद जापान आए तो यहाँ उन्होंने एक छोटा सा नूडल्स शॉप लगाया। पहले तो वो ठीक से नहीं चला, पर तुम्हारी माँ सिंगापुरियन डिशेस बनाना जानती थी और तुम्हारे पापा को जापानीज डिशेस आते थे। दोनों तरह के डिशेस को वो बनाकर अपने छोटे रेस्टोरेंट में सेल करने लगे और देखते देखते बिजनेस काफी अच्छा चलने लग गया। पर माँ के गुजरने के बाद भी तुम्हारे पापा ने इस रेस्टोरेंट को ऊंचा दर्जा बनाए रखा। अब इस रेस्टोरेंट को चलाने की जिम्मेदारी बेटा तुम्हारी है। वो अपने पापा से वैसे भी जापानीज डिशेस सीख चुका था, लेकिन माँ का परिवार जो सिंगापुरियन डिशेस बनाता था उनके बारे में उसको और सीखना है, तब जाकर वो इस रेस्टोरेंट को और आगे लेकर जा पाएगा। मसेटो कहता है कि मैं सिंगापुर जाना चाहता हूँ। माँ ने अपनी डायरी में उस रेस्टोरेंट का पता लिखा हुआ है जिसे उनका परिवार चलाता था और वहाँ मेरे मामा और नानी भी रहते हैं। मैं वहीं जाकर उसको सीखूंगा। चाचा कहते हैं कि तुम्हें जो सही लगे बेटा वही करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें। मसेटो भी घर आ जाता है और माँ की डायरी को आगे पढ़ता है। बचपन में मसेटो किचन में अपनी माँ की छोटी मोटी मदद किया करता था, जिनके बारे में माँ ने बहुत ही प्यार से डायरी में लिखा होता है। उसे पढ़ते पढ़ते मसेटो को वो दिन याद आ जाते हैं। अगले ही दिन दोस्तों मसेटो अपने डॉग को किसी पड़ोसी के घर छोड़कर सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लेता है। दरअसल 10 साल की उम्र तक मसेटो सिंगापुर में ही पला था। वो उन लोकेशंस पर जाता है जहां बचपन में वो अपनी माँ के साथ जाया करता था और अपनी पुरानी यादें ताजा कर लेता है। फिर वो उस लोकेशन पर जाता है जहां माँ का परिवार उस रेस्टोरेंट को चलाता था। लेकिन ये क्या यार, वो रेस्टोरेंट बंद होता है। मसेटो को उम्मीद थी कि यहाँ उसके मामा और नानी होंगे, लेकिन यहाँ किसी को ना पाकर बड़ा उदास हो जाता है वो। अब यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मसेटो की माँ और पापा यहाँ कैसे मिले थे। तो पापा जो जापान के नागरिक थे वो सिंगापुर में रेमन नूडल्स रेस्टोरेंट खोलने के इरादे से आए थे। ये देश, यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा सब उनके लिए नए थे। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की उनसे पूछती है, आप बताइए क्या लेंगे। यही है मसेटो की माँ और ये उनके परिवार का रेस्टोरेंट है। असल में माँ का परिवार मैंडरिन भाषा बोलता है, लेकिन इस नए आदमी को देखकर वो समझ गई थी कि ये जापानीज है। वो थोड़ा थोड़ा जापानीज भी जानती है, तो जापानीज में ही पूछती है। पापा पूछते हैं, क्या आप जापानीज जानती है। माँ कहती है, मुझको एक जापानीज टीवी शो बहुत ही पसंद है, उसी को देखकर थोड़ा थोड़ा सीख लिया मैंने। फिर पापा एक पॉर्क सूप मंगाते हैं और माँ सूप लेकर आती है। पापा तो चौंक जाते हैं और बिलीव भी नहीं कर पाते कितना बढ़िया पॉर्क सूप भी कहीं बनता है, बताओ। तो माँ कहती है, ये हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है सर। वैसे आप किस काम से सिंगापुर आए हैं। पापा बताते हैं कि मैं भी एक शेफ हूँ और जापान को बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर रेमन नूडल्स बहुत ही पॉपुलर डिश है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिंगापुर में भी एक रेमन नूडल्स का रेस्टोरेंट खोल लूँ। इस तरह से दोनों की बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। प्रेजेंट में दोस्तों मसेटो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तब मिली नाम की एक औरत आती है। मिली वही है जिसके ब्लॉग्स को मसेटो हमेशा पढ़ता है। एक्चुअली मसेटो ने उसको बताया था कि वो सिंगापुर आ रहा है, इसीलिए मसेटो से मिलने के लिए वो आई होती है। क्योंकि अब मिली एक फूड एंड कुकिंग ब्लॉगर है, यहाँ पे ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई डिश नहीं जिसके बारे में वो नहीं जानती। वो मसेटो को एक खास रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ एक स्पेशल टाइप का चिकन राइस डिश बनता है। तो मसेटो पहली बार इस डिश को खा रहा होता है और वो उसे काफी टेस्टी भी लगता है। उसके साथ जो सॉस दिया जाता है दोस्तों, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मिली बताना शुरू करती है। मसेटो कहता है कि जैसा आपने अपने ब्लॉग में लिखा था, ये चिकन राइस तो एकदम टॉप नॉच है। तो मिली के पूछने पर मसेटो बता देता है कि वो एक पुराने रेस्टोरेंट को ढूंढ रहा है जिसे कई साल पहले उसकी माँ का परिवार चलाता था, लेकिन अभी फिलहाल वो रेस्टोरेंट बंद है। तो मिली कहती है, हाँ हो सकता है कि रेस्टोरेंट किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया हो, थोड़ी कोशिश करेंगे तो जरूर उसका पता लगा लेंगे। वैसे तुम्हारी माँ का परिवार खासकर पॉर्क सूप बेस्ड डिशेस बनाता था, है ना। तब तो पता लगाना और आसान होगा क्योंकि यहाँ सिर्फ गिने चुने ही रेस्टोरेंट्स पॉर्क सूप बनाते हैं। फिर मसेटो मिली के बारे में पूछता है तो वो बताती है वो एक जापानीज है, लेकिन शादी के बाद वो अपने पति के साथ सिंगापुर आ गई थी। अभी उसका डिवोर्स हो चुका है और वो अपने बेटे के साथ अलग रहती है। सिंगापुर में कुछ साल रहने की वजह से मिली को मैंडरिन भाषा भी आती है। फिलहाल मिली एक लग्जरी बार में काम करती है और कहती है कि अगर शाम को फ्री हो तो आ जाओ बार में। मसेटो भी शाम को वहां पर जाता है जहां मिली उसको एक आदमी से मिलवाती है जो कि सिंगापुर में एक रेमन नूडल्स रेस्टोरेंट चलाता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में उसके रेस्टोरेंट के कई ब्रांचेस भी हैं। तो मसेटो बताता है कि 1980s में मेरे पापा भी एक शेफ थे और जापान से सिंगापुर आए थे। अच्छा ये बात है, तो क्या वो रेमन नूडल्स बनाते थे। मसेटो कहता है नहीं, वो काइसेकी बनाते थे। असल में काइसेकी का मतलब है पारंपरिक मल्टी कुजीन जापानीज डिनर। उस वक्त मसेटो के पापा एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स में काम करते थे जो कि काइसेकी में स्पेशलाइज करता था। उसी का ब्रांच सिंगापुर में खोलने के लिए मसेटो के पापा भेजे गए थे। और दोस्तों अब यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ मसेटो की माँ पापा के नए रेस्टोरेंट में आती है। इससे पता चलता है कि उस पहली मुलाकात के बाद कुछ समय बीत चुका था और अब ये दोनों काफी क्लोज हो चुके थे। पापा माँ के लिए कई तरह के डिशेस बना कर देते हैं। वैसे आज यहाँ रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन पापा ने माँ के लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। उनका हर एक डिश इतना टेस्टी और पारंपरिक ढंग से बना होता है ना कि माँ उनकी तारीफ करते करते नहीं थकती और कहती है कि इतना अच्छा डिनर मैंने आज तक नहीं खाया। मेरे लिए आपने कितनी मेहनत की बताओ, इसके बदले में मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ। तो अगले हफ्ते
वो पापा को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ वो ऐसे ऐसे नए कुजीन ऑर्डर करती है जिन्हें पापा ने लाइफ में कभी टेस्ट ही नहीं किया था। उनके स्वाद ने पापा को तो मंत्र मुग्ध कर दिया था। इसके बाद ये लोग अक्सर मिलने लग गए और धीरे धीरे प्यार हो गया इन दोनों के बीच। माँ घर पर कोई झूठ बोलकर अक्सर मसेटो के घर आने लग गई, जहाँ उसके पापा के साथ मिलकर वो दोनों कुकिंग करते और कुकिंग के साथ साथ थोड़ा रोमांस भी। और आखिरकार घर पर बिना बताए दोनों ने शादी कर ली। प्रेजेंट में दोस्तों आ जाइए। मसेटो मिली को अपनी माँ की डायरी दिखाता है, जिसमें उन्होंने मैंडरिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मसेटो को तो मैंडरिन आती नहीं, लेकिन मिली मैंडरिन जानती है, तो वो उसे पढ़कर मसेटो को जापानीज में बताती है। तो वो समझ पाता है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती थी। इतना ही नहीं, माँ ने उसमें लिखा हुआ था अपनी माँ के लिए, मतलब कि मुझे अब भी उम्मीद है कि मेरी माँ मुझे माफ कर देगी और मुझे फिर से स्वीकार कर लेगी। मसेटो जानता है कि उसकी माँ और पापा की लव मैरिज हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि दोनों ने माँ के परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की थी। और डायरी में माँ ने भी इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा होता है, इसीलिए मसेटो समझ नहीं पाता कि आखिर में माँ और नानी के बीच ऐसा क्या मनमुटाव रहा होगा कि माँ ने इतने दुख के साथ ये सब लिखा हुआ है। मतलब कि दोस्तों सिंपल में उसको नहीं पता कि मेरी माँ और पापा ने भाग के शादी की, और उसमें माँ ने अपनी कल्पना से एक चित्र भी बनाया होता है जिसमें मसेटो, उसकी माँ, पापा, नानी और मामा सभी साथ में है। शायद वो अपने पूरे परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा चित्र बनाया था। अब दोस्तों उनकी डायरी में आगे पोर्क सूप की रेसिपी भी होती है, जो कि सिंगापुर में उनके रेस्टोरेंट में पहले बनता था। लेकिन मसेटो के मन में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से माँ और नानी अलग हो गई। अब अगले सीन में मिली मसेटो को एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पोर्क बोन टी बनता है। मसेटो हैरान रह जाता है कि आखिर हड्डियों से चाय कैसे बनती है। मिली कहती है ये लोग बहुत ही सालों से यहाँ हैं, तो इन्हें जरूर पता होगा तुम्हारी माँ के रेस्टोरेंट के बारे में, चलिए पता करते हैं। तो वो उस दुकान के ओनर को मसेटो की बचपन की फोटो दिखाती है, जिसमें मसेटो, उसकी माँ और मामा होते हैं। वो तुरंत मसेटो के मामा को पहचान जाती है और कहती है ये तो जॉन है, इनका परिवार यहाँ एक रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन फिर उसे बंद करना पड़ गया। अब जॉन एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ है। मसेटो और मिली उस बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ दोनों पोर्क सूप ऑर्डर करते हैं, जो कि माँ का खास डिश था। उसे टेस्ट करके मसेटो को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी माँ ने इसे बनाया हो। बचपन में उसने अपनी माँ का बनाया हुआ पोर्क सूप टेस्ट किया था, इसलिए उसे वो फ्लेवर याद है अभी भी। पर वो हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। और तब एक शेफ वहाँ पर आता है और उसे देखते मसेटो पहचान जाता है कि ये तो उसके मामा जॉन है। लेकिन जॉन इन्हें कस्टमर समझकर पूछने लगते हैं कि सूप कैसा लगा बताइए। मसेटो उन्हें फोटो दिखाता है। अब क्योंकि मसेटो का चेहरा उनकी बहन से काफी मिलता जुलता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये उनकी बहन का बेटा है। इमोशनल होकर वो मसेटो को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इतने साल कहाँ थे, हमसे मिलने क्यों नहीं आए। खैर बातें बाद में करेंगे, पहले तुम घर चलो। मसेटो को देखकर वो बड़े खुश होते हैं और उसको सीधे अपने घर लेकर चले जाते हैं। जॉन मसेटो को फिर अपनी वाइफ और बेटियों से मिलवाता है और उन्हें बताता है कि ये मेरी बहन का बेटा है। बचपन में तो ये मेरे आगे पीछे घूमता करता था कि मामा मामा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये डिश बनाओ, वो वाला सूप बनाओ। खैर अब तुम कहाँ रहते हो वैसे बेटा, और तुम्हारे पापा कैसे हैं? मसेटो बताता है कि पापा तो चल बसे। तब जॉन कहता है कि सॉरी बेटा, पर अब तुम यहाँ पर आ गए हो ना, तो यही तुम्हारा घर है और तुम यहीं पर रहोगे। मसेटो पहले जरा संकोच करता है, तो जॉन गुस्सा कर देता है कि इतना क्यों सोच रहे हो तुम, ये तुम्हारा घर है, अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मसेटो वैसे तो बहुत उदास होता है कि उसके पेरेंट्स नहीं रहे, लेकिन खुशी भी होती है कि अब उस पर प्यार जताने के लिए उसे उसके मामा मिल गए हैं। ये सोचकर उसको चैन आता है। फिर वो जॉन से पूछता है कि मुझे हमारे परिवार का वो पोर्क सूप बनाना सिखाएंगे क्या आप? मैं जापान में अपने रेस्टोरेंट में उस डिश को बनाना चाहता हूँ। बेटा वो सूप बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर इस मामा के रहते तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। वो तो ठीक है मामा, लेकिन माँ और नानी के बीच प्रॉब्लम क्या थी मुझे आज तक पता नहीं चला, मैंने कभी नानी को देखा भी नहीं। इस पर जॉन का चेहरा जरा मुरझा जाता है और कहता है कि वक्त आने पर सब बताऊंगा। अब यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि मसेटो और मिली बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स ट्राई कर रहे होते हैं और एक रेस्टोरेंट में फिश के सर का बना एक करी टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लाजवाब होता है। मिली बताती है कि ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ के सभी डिशेस लाजवाब रहते हैं। फिर स्ट्रीट फूड खा रहे लोगों को दिखाया जाता है और वो जिस चाव के साथ खा रहे होते हैं ना, उसको देखकर तो हर किसी को भूख लग जाए यार। अगली सुबह जॉन मसेटो को जल्दी उठा लेता है और कहता है कि बेटा आज मैं तुम्हें पोर्क सूप बनाना सिखाऊंगा। ये कहकर वो मसेटो को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां पर वो फिलहाल शेफ है। तो मांस को कट करने से लेकर उस रेसिपी का हर स्टेप वो मसेटो को समझाता है और मसेटो उसको आराम से नोट भी कर लेता है। जॉन बताता है कि देखो मांस को सिर्फ 2 इंच काटना होता है, ना
उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर उन पीसेस को एक बाउल में डालकर उसे 5 घंटे धीमी आंच में पकाना होता है। फिर ये काली मिर्च, लहसुन और कुछ स्पाइसेस ऐड करने होते हैं और 5 घंटे बाद और थोड़ा मांस ऐड करके फिर 5 घंटे थोड़ा धीमी आंच में पकाना होता है। इस सूप को परफेक्ट बनाने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। इस तरह दोस्तों वो मसेटो को पूरा प्रोसेस बताता है। फिर मसेटो मिली के घर पर जाता है जहां मिली का बेटा भी कुकिंग में उसकी मदद कर रहा होता है और ये दृश्य मसेटो को अपने बचपन की याद दिला देता है। वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर सभी बैठकर खाते हैं। मिली का बेटा खाकर अपने कमरे में चला जाता है और तब मसेटो कहता है कि तुम दोनों को देखकर मुझे लगा जैसे खुद को और अपनी माँ को देख रहा हूँ। बीते दिनों की याद आने लगी है मुझे वैसे, और किचन में मेरी माँ ने जो चीजें इस्तेमाल की थी, जो बर्तन यूज किए थे, उन सभी को मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। यहाँ तक कि उनका एप्रन भी वैसा का वैसा रखा हुआ है। मैंने कभी उसको धोया तक नहीं, क्योंकि जब भी उसको सूंघता हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है। उनका स्मेल अभी तक उस एप्रन में है। वेल दोस्तों, अगर आपको भी कभी कुछ इस तरह का फील हुआ हो, कपड़ों से किसी की याद आई हो, तो डेफिनेटली कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ मसेटो की फीलिंग्स जानकर मिली की भी आंखें भर आती हैं और कहती है मैं समझ सकती हूँ, फिलहाल तुम खाना तो खाओ। इस तरह वो उसे शांत करती है। तो अगले सीन में जॉन अपने परिवार के साथ मसेटो को भी लेकर अपनी माँ के घर जाता है, यानी मसेटो की नानी के घर। पोतियों को देखकर वो बड़ी खुश होती है और मसेटो को देखकर वो जॉन से पूछती है पहले कि ये लड़का किसका है। तब जॉन बताता है कि माँ ये भी तुम्हारा ही है। सुनकर वो जरा कंफ्यूज हो जाती है और तब जॉन उन्हें फिर से ये बात कहता है तो तब वो समझ जाती है और अचानक उनका चेहरा ही बदल जाता है। वो झट से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। मसेटो की अभी भी कुछ समझ में नहीं आता कि नानी ने उसको इस तरह नजरअंदाज क्यों किया और क्या नाराजगी है नानी की उससे। पर कमरे में नानी अपनी बेटी की फोटोज देखने लगती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। असल में नानी को भी अपनी बेटी से बेहद प्यार था, लेकिन उन्हें मसेटो के पापा से प्रॉब्लम थी। बस उनका कारण था कि मसेटो के पापा एक जापानीज थे और 1940 में सिंगापुर को जापानीज ने अपने कब्जे में करके रखा हुआ था। उस वक्त नानी के पति यानी मसेटो के नाना एक जापानीज सोल्जर के हाथों मारे गए थे। इसीलिए नानी ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी का रिश्ता एक जापानीज से कभी भी नहीं करेंगे। पर मसेटो के मामा जॉन ने अपनी बहन के फैसले को बहुत सपोर्ट किया। उसने अपनी माँ को बहुत समझाया भी कि ये सच है कि जापानीज ने हम पर कब्जा किया और उन्हीं की वजह से पापा और दूसरे कई सोल्जर्स की जान चली गई, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि सारे जापानीज बुरे हैं। मिली ने अपने लिए एक बहुत ही अच्छा आदमी चुना है, वो उसके साथ खुश रहेगी। इसमें ना करने वाले हम कौन होते हैं माँ, और वो भी बेवजह किसी से नफरत करना ठीक नहीं है ना। प्लीज माँ, बहन की खुशी के लिए मान जाओ। लेकिन दोस्तों, नानी अपने फैसले पर उस समय अड़ी रही और शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानी। उसके बाद मसेटो की माँ और पापा की शादी हुई। जब मसेटो पैदा हुआ तो उसकी माँ उसको लेकर नानी से मिलने आई भी थी। वो बहुत रोई भी कि माँ मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, कम से कम इस नन्हे से बच्चे का मुंह तो देख लो। लेकिन तब भी नानी ने अपना अहंकार नहीं छोड़ा और दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये सब सोचकर नानी प्रेजेंट में इमोशनल हो जाती है। यहाँ जॉन मसेटो को बताता है कि तुम्हारी माँ पर उन्हें जो गुस्सा था वो शायद उतरा ही नहीं, वही गुस्सा वो तुम पर भी दिखा रही है। एक काम करो, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, वरना बहुत ही टेंशन होगी उन्हें भी और तुम्हें भी। इस पर मसेटो काफी दुखी हो जाता है वैसे, पर वो क्या कर पाता। फिर मसेटो म्यूजियम जाता है जहाँ 1940 के फोटोज और उस दौरान जापानीज सोल्जर्स ने सिंगापुर में क्या क्या किया, यहाँ के लोगों पर कितने जुल्म किए, इन सब के बारे में वहाँ देखकर मसेटो को लगता है कि शायद नानी का गुस्सा जायज ही है। लेकिन फिर भी एक देश के लीडर्स और उनकी आर्मी ने सिंगापुर में जो किया उसके लिए आम जापानीज नागरिक को जिम्मेदार ठहराना भी तो ठीक नहीं है। ये सब सोचते सोचते उसे भी दुख होता है कि कितनी बुरी किस्मत है मेरी। और जब उसका दिल भारी होता है ना, तो वो अपनी माँ की डायरी पढ़ लेता है जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि सिंगापुर से जापान आने के बाद उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन नानी ने उसको देखने से मना कर दिया था। उस समय वो सारा दर्द माँ ने डायरी में उतारा होता है। जापान में एक ट्रेडिशनल डॉल बनाई जाती है जिसकी आंखें नहीं बनी होती। जो लोग उसको खरीदते हैं वो किसी ख्वाहिश को मन में रखकर उसकी एक आंख ड्रॉ करते हैं और माना जाता है कि ऐसा करने से वो ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाती है, और जब वाकई में वो पूरी हो जाती है तो वो उस डॉल की दूसरी आंख भी बना देते हैं। ये इनका विश्वास है। मसेटो की माँ ने एक ऐसा डॉल खरीदा था और उसकी एक आंख भी बनाई थी। डायरी में उन्होंने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझे समझे और मुझे फिर से स्वीकार कर ले। जब मेरी ये ख्वाहिश पूरी होगी तभी मैं इसकी दूसरी आंख बनाऊंगी। मसेटो समझ पाता है कि अपनी माँ का प्यार फिर से पाने के लिए उसकी माँ ने कितनी कोशिशें की थी, कितना दुख सहा था। अब मसेटो को अपनी नानी पर गुस्सा आता है यार कि उन्होंने माँ के साथ इतना अत्याचार क्यों किया। एक्सेप्ट कर लेती उनको। वो मिली के साथ बार
में बैठकर बहुत पीता है दुख में। मिली उसको मना भी करती है, लेकिन वो बड़बड़ाता है कि उस बुढ़िया को ना इतना करना नहीं चाहिए था। मेरी माँ आखिर उनकी अपनी बेटी थी, फिर भी उन्हें दुश्मन की तरह ट्रीट किया नानी ने। बताओ, मैं उस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह नशे में बड़बड़ाते हुए वो सीधा नानी के घर चला आता है। वहां जाकर वो जापानीज में नानी को कोसता है कि अंदर बैठकर कौन सा ड्रामा सीरीज देख रही हो बुढ़िया, बाहर आ जाओ। पर नानी को जापानीज तो नहीं आती, सिर्फ मैंड्रिन और इंग्लिश आती है। लेकिन अपना हीरो लगा हुआ है जापानीज में कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? इस डायरी को पढ़ो, इसमें मेरी माँ ने अपने दुख भरी दिल की कहानी लिखी हुई है। उन्होंने अपने पसंद के आदमी से शादी कर ली और तुमने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया। जब तक वो जिंदा थी तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, पर तुमने क्या किया? उनके मरते दम तक उनको स्वीकार नहीं किया। अधूरी ख्वाहिशों और दिल भर के दुख में मरी थी मेरी माँ। अब नानी मैंड्रिन में कहती है कि तुम नशे में न जाने क्या क्या बक रहे हो बेटा, जो कहना है कल आकर कहो जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले ये लो अपनी बेटी की डायरी, इसे पढ़ो, तब तुम्हें समझ आएगा कि मेरी माँ बेचारी किस दुख से गुजरी थी। कम से कम तब तो तुम्हारे दिमाग से ये जिद का भूत उतर जाएगा। इस तरह नानी को डांट लगाकर वो उनको डायरी देकर चला जाता है। यहाँ से अगली सुबह दिखाते हैं कि नशे में मसेटो घर जाने के बजाय किसी बस स्टैंड में बैठा हुआ है। मिली का मैसेज आता है कि कल तुम ठीक ठाक घर पहुंच गए थे ना, या फिर कोई दिक्कत हो गई थी। तब जाकर मसेटो को होश आता है कि हे भगवान, कल रात को क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे पहुंचा। उसे अब थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो नानी के घर पर गया था। अब वो ये भी सोचता है कि कहीं मैंने नानी पर कुछ बोल तो नहीं दिया। तो फिर नानी को थोड़ा मस्का लगाने के लिए वो जॉन के किचन में जाता है और पोर्क सूप बनाता है, जो कि जॉन ने उसको सिखाया था पहले। जॉन भी पूछता है कि ये क्या चल रहा है। मसेटो कहता है कि मैं एक नया डिश बनाने जा रहा हूँ मामा, आपने रेमन नूडल्स तो खाए होंगे। हाँ, खाया है। क्यों? रेमन नूडल्स और पोर्क सूप दोनों को मिलाकर मैं एक नया डिश तैयार करके नानी को देने जा रहा हूँ। अरे बेटा, दोनों को मिक्स करके अच्छा रहेगा या नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन तुम ये सब करके नानी को क्यों देना चाहते हो? कल रात नशे में मसेटो ने नानी के घर पर जो कांड किया था उसके बारे में वो सब कुछ बता देता है और कहता है कि इस तरह का एक लाजवाब मिश्रण बनाकर नानी का जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो जॉन भी उसकी मदद करता है। सूप बनकर तैयार हो जाता है और अब इन्हें चाहिए रेमन नूडल्स। याद है, मिली ने मसेटो की मुलाकात एक रेस्टोरेंट ओनर से करवाई थी जो कि यहाँ रेमन नूडल्स बनाता है। मसेटो वहीं पर जाकर रेमन नूडल्स बनाता है और फिर अपना पोर्क सूप उसमें मिक्स करके दोनों उस डिश को टेस्ट करते हैं तो वाह, जी भर के खुश हो जाते हैं दोनों। फिर क्या था, मसेटो उस डिश को ले जाता है नानी के घर और पहले डोर बेल बजाता है। डिश को बाहर रखकर भाग जाता है। नानी दरवाजा खोलकर देखती तो वहां पर एक टिफिन बॉटल रखा होता है, साथ ही एक खत भी होता है जिसमें मसेटो ने कई बार कल रात के बारे में माफी मांगी होती है और लिखा होता है कि प्लीज इस डिश को जरा चख के देखिए। नानी भी उसको खाती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी जो पोर्क सूप बनाती थी उसका स्वाद हूबहू इसमें पड़ा होता है और उस सूप को दोस्तों रेमन नूडल्स के साथ खाने का स्वाद कुछ और ही हो जाता है। उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है। जब भी मसेटो की माँ उनसे मिलने आती थी तो नानी या तो दरवाजा नहीं खोलती थी या फिर कहीं चली जाती थी। एक बार तो नानी ने दरवाजा खोला ही नहीं तो मामा ने मसेटो की माँ को खाना दिया, उसकी बहुत केयर की थी। ये सब दूर से देखकर नानी खुश हो रही थी। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि अपने अहंकार के कारण उन्होंने अपनी बेटी को अपने से दूर रखा, मरते दम तक उसको अपने से मिलने नहीं दिया। ये सब सोचकर उन्हें और दुख होता है। अपनी बेटी की डायरी पढ़ने के बाद तो वो पूरी तरह से अपनी जिद छोड़ देती है और फैसला करती है कि बेटी को तो मैंने खो दिया पर अब उसके लड़के को नहीं खोऊंगी। वो मसेटो से मिलने जाती है। मसेटो तो डरता है कि नानी पता नहीं कहीं मुझे कुछ गालियां ना दे दे, पर वो ऐसा नहीं करती और हंसकर कहती है कि बेटा तुम जो डिश दे गए थे ना उसका लेवल ही कुछ और था, बहुत बढ़िया लगा मुझे। सुनकर मसेटो की खुशी का ठिकाना नहीं होता। नानी कहती है कि इस डायरी में तुम्हारी माँ ने मैंड्रिन भाषा में जो रेसिपीज लिखी हुई हैं वो सब मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है? कहकर नानी उसको मार्केट लेकर जाती है और उन डिशेस के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदकर मसेटो को अपने घर लेकर जाती है। वहां पर एक कमरा होता है जहां नानी ने अपनी बेटी की यादें सेव करके रखी थी। मसेटो की माँ की फोटोज, उनकी कुछ चीजें वहां पर रखी होती हैं। लगता है नानी को जब भी अपनी बेटी की याद आती तो वो इसी कमरे में रहती थी। अब मसेटो की समझ में आता है कि नानी से अलग होकर माँ को जितना दुख हुआ था ना उतना ही दुख अपनी बेटी से अलग होकर नानी को भी हुआ था। नानी लगभग अपनी बेटी की यादों के साथ यहाँ जी रही थी, लेकिन क्या फायदा, आखिर तक वो अपनी बेटी को देख नहीं पाई। कम से कम अपनी बेटी के बेटे को तो उन्होंने अपना लिया है। दोनों मिलकर किचन में कुकिंग करने लग जाते हैं। नानी को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी बेटी उनके साथ कुकिंग कर रही है। मसेटो भी उनके साथ काम करते वक्त बहुत ही खुश होता है। फिर दोनों मिलकर अपने बनाए हुए डिशेस को खाते हैं। नानी को लगता है जैसे कि उनकी बेटी उनके साथ बैठकर खा रही है और वो रोने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मुझे अपनी जिद छोड़कर तुम्हें अपना लेना चाहिए था, अपनी औलाद को अपने से दूर रखकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है बेटी। वो ये कह रही होती है कि तब मसेटो उनको शांत कर देता है तो उन्हें लगता है जैसे उनकी बेटी उनको सीने से लगाकर दिलासा दे रही हो। वेल, यहाँ से कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। मसेटो ने अब सिंगापुर में ही अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया है
असल में वो यहाँ के डिशेस सीख कर जापान में जाना चाहता था और वहाँ अपने रेस्टोरेंट में इन डिशेस को बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसको अपने मामा और नानी मिल गए थे और उनके साथ उसे वो अपनापन मिलता है जो उसे अपने पेरेंट्स के साथ मिला था। इसीलिए वो यहीं पर रहने का फैसला कर चुका था। और तो और अब वो उस डॉल की दूसरी आंख भी बना लेता है, क्योंकि अब उसकी माँ की ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है कि नानी उन्हें समझकर उन्हें स्वीकार कर ले। हालांकि जीते जी वो नानी के प्यार के लिए तरसती रही, कम से कम मरने के बाद तो नानी उन्हें समझी और उन्होंने मसेटो को अपना लिया। अब मसेटो के इस रेस्टोरेंट में स्पेशल डिश है रेमन नूडल्स एंड पोर्क सूप का बना वो नया डिश जो मसेटो ने अपनी नानी के लिए पहली बार बनाया था। लोगों को उसका नया स्वाद बेहद ही पसंद आता है और मसेटो का रेस्टोरेंट भी यहाँ से काफी फेमस हो जाता है पूरे उसमें। मसेटो ने अपने चाचा को भी यहाँ पर बुला लिया था। वो भी इस डिश को टेस्ट करके कहते हैं कि बेटा तूने तो कमाल ही कर दिया, इससे बेहतर रेमन नूडल्स पोर्क सूप कोई बना ही नहीं सकता। काम खत्म करके वो घर जाने लग जाता है तो उसे अपने पेरेंट्स का इल्यूजन दिखता है, जिसमें दोनों यहाँ पर बैठकर उसका डिश खाकर बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। मसेटो बहुत ही खुश होकर बाहर निकलता है तो वहां पर मिली खड़ी होती है एंड दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इनकी स्माइल से पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे के साथ अब बहुत ही खुश हैं। इसी खुशी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वेल, अब अगर आपको बहुत ही अच्छा फील लगा हो, बहुत मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां पर आपको जो लिखना है लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।